नमस्ते छात्रों। आज हम विश्व बैंक और तीसरी दुनिया के देश के संबंध में फिर चर्चा करेंगे। छात्रों, हमने पूर्व कक्षाओं में तीसरी दुनिया क्या है, वो कितने कैसे उनको नाम दिया गया, किन कौन कौन विचारक हैं जिन्होंने अपने नाम दिया, इस संदर्भ में हमने उनमें देखा। अब हम बात करते हैं विश्व बैंक, द वर्ल्ड बैंक के बारे में। ये वर्ल्ड बैंक क्या है? देखिए, भारत में इसकी उपस्थिति कब हुई? सबसे पहले हमने इससे थोड़ा बहुत चर्चा किया कि विश्व जो बैंक है उनमें 1945 के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ बना। उसके बाद विश्व बैंक यानी पूरे विश्व का बैंक, जिनमें 193 देश हैं वर्तमान में, उन देशों की सहायता, उन देशों की सहयोग से ऐसे देशों को धन मुहैया कराना जो विकास की गति पर हो, जो अल्प विकसित हो और जहां गरीबी हो, ऐसे देशों को धन मुहैया करा के उन देशों की आर्थिक उन्नति में अपना सहयोग देना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विश्व की जो जनसंख्या पर संयुक्त राष्ट्र संघ के दो अन्य अध्ययन, जिसमें पद चिन्ह और मील के पत्थर और जनसंख्या और पर्यावरण परिवर्तन, ये दो अध्ययन हुए हैं। प्रथम पद चिन्ह और मील के पत्थर और दूसरा जनसंख्या और पर्यावरण परिवर्तन, जिन्हें हाल ही में जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 80 करोड़ लोगों को आज भी भरपेट भोजन नसीब नहीं होता। ये जनसंख्या हिंदुस्तान की आबादी से थोड़ी ही कम है। यह विश्व गरीबी और अमीरों के बीच बटी हुई है। यह तो पहले ही पता था कि, लेकिन इन रिपोर्ट से कुछ आंकड़े बेहद आक्रामक निष्कर्ष प्रस्तुत होते हैं। सर्वेक्षण बताते हैं कि पृथ्वी पर 7 अरब से अधिक मनुष्य रहते हैं, लेकिन इनमें से केवल 20% मनुष्य ही पृथ्वी के 86% संसाधन का लाभ उठाते हैं। ये लोग यूरोप, जापान, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बसते हैं। विश्व की अति निर्धन 20% जनसंख्या सिर्फ 0.2% संसाधन पर आश्रित है। जहां विकसित देश के प्रति वर्ष हो रहे हैं, वहीं विकासशील देशों पर विदेशी ऋण यानी कर्ज बढ़ता जा रहा है। ऋणग्रस्त विकासशील देश आर्थिक सामाजिक संकटों से ग्रस्त है। भारत का विदेशी कर्ज 2014 तक बढ़कर 440.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, लेकिन विश्व बैंक ने वर्तमान मूल्य पर आधारित ऋणग्रस्त विकासशील देशों की सूची में उसे अल्प रूप से ऋणग्रस्त देश बताया। भारत की उपस्थिति देखते हैं विश्व बैंक में। कब उनकी उपस्थिति होती है? 1957 में। देखिए, विश्व बैंक दुनिया भर में विकासशील देशों के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका मिशन पूरे जोश और परिवेश क्षमता के साथ गरीबी के संघर्ष कर स्थायी परिणाम हासिल करना और लोगों को अपनी तथा अपने पर्यावरण की मदद के लिए सहायता देना है। विश्व बैंक इसके लिए संसाधन, जानकारी, क्षमता निर्माण और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में भागीदारियां बनाने में मदद कर देता है। विश्व बैंक असल में दो अनूठी विकास संस्थाओं का संगम है: अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD और अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक एसोसिएशन IDA। इन दोनों संस्थाओं पर 188 सदस्य देशों की स्वामित्व है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC, मल्टीलेटरल इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट ICFD, इन दोनों के काम में पूरक भूमिका निभाते हैं। ये सभी संस्थाएं मिलकर विकासशील देशों को विविध उद्देश्यों के लिए कम ब्याज पर ऋण, ब्याज मुफ्त उधारी और अनुदान प्रदान करती है। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, लोन, प्रशासन, बुनियादी सुविधा क्षेत्र, वित्त एवं निजी क्षेत्र विकास, कृषि एवं पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में निवेश शामिल है। तो विश्व बैंक इस तरह से इनकी सदस्यता, जो भारत ने सदस्यता हासिल की है। पाकिस्तान अब भी गंभीर रूप से ऋणग्रस्त देशों की सूची में है। विश्व बैंक की सूची में विकासशील देशों को 3 श्रेणियों में गंभीर, साधारण एवं अल्प रूप से ऋणग्रस्त रखा। विश्व बैंक ने पाकिस्तान के अलावा ब्राज़ील, अर्जेंटीना और इंडोनेशिया को गंभीर रूप से ऋणग्रस्त देशों की सूची में रखा। साधारण रूप से ऋणग्रस्त देशों में स्वयं रूस, परिसंघ, तुर्की, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, वेनेजुएला और चिली को रखा गया, जबकि मैक्सिको, कोरिया, चीन, पोलैंड और भारत को अल्प ऋणग्रस्त की श्रेणी में रखा गया। देखिए, पिछले विश्व बैंक ने
पिछले वर्ष विश्व बैंक ने भारत को साधारण ऋण ग्रस्त विकासशील देशों की सूची में रखा था। विश्व बैंक ने 3 श्रेणियों की जो कसौटी बताई है या बनाई है, उनमें उनके अनुसार जिन देशों का कुल ऋण निर्यात पर ऋण शोधन के वर्तमान मूल्य के 220% और सकल राष्ट्रीय उत्पाद के परिप्रेक्ष्य में 80% से अधिक है, उन्हें गंभीर रूप से ऋणग्रस्त की संज्ञा माना गया। इस तरह जिस देश का कुल ऋण निर्यात ऋणों शोधन के वर्तमान मूल्य के परिप्रेक्ष्य में 132% और सकल राष्ट्रीय उत्पाद के परिप्रेक्ष्य में 48% तक है, इसे साधारण रूप से ऋणग्रस्त माना गया है। तीसरी श्रेणी में उन देशों को रखा गया जिनका भुगतान इससे कम है। बड़ी अजीब जनसंख्या है। अब देखते हैं विश्व बैंक में भारत की सदस्यता में हमने देखा, सर्वप्रथम जीविकोपार्जन एवं कृषि बागवानी। और इसके साथ ही जो है आम विशेषताओं के अतिरिक्त उनमें सामान्य विशेषताएं भी दिखाई देती है। ये भारत के संबंध में है और साथ ही साथ विश्व में और भी जो देश हैं उनके संबंध में भी है। आप उनकी जो सदस्यता है उनका निर्धारण देखिए। सबसे पहले जीविकोपार्जित कृषि एवं बागवानी प्रधान अर्थव्यवस्था। पहला, तकनीकी ज्ञान एवं आधुनिक विज्ञान के अभाव में तीसरी दुनिया के अल्प विकसित देश अधिकांशतः कृषि पर निर्भर हैं। यहाँ कृषि व्यवसाय नहीं बल्कि जीविकोपार्जन या बागवानी पर आधारित है। बढ़ती जनसंख्या का दबाव या कच्चे माल के निर्यात में भी कृषि जो है लगे हैं। विश्व जनसंख्या में 1.3 बिलियन कृषि पर निर्भर है, जिसमें 1 मिलियन इन्हीं देशों से है। व्यावसायिक संरचना में असंतुलन होने के कारण और कृषि पर निर्भरता अधिक होने से राष्ट्रीय आय में कमी आई है। दूसरा है निर्यातकों पर आश्रित। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अधिक निर्यात नुकसानदायक नहीं होते, परंतु यदि कच्चे माल का अधिकांश भाग विदेशों को जाता है और उसके बदले में उन्हें कम लाभ प्राप्त होता है तो राष्ट्रीय विकास नहीं बढ़ता। तीसरी दुनिया के देश अपने निर्यातों पर अधिक निर्भर हैं। इन्हीं अल्प विकसित देशों में निर्यात का राष्ट्रीय आय के अनुमान 20% है। ये समस्या तब और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जब निर्यातक देश एक या दो ही वस्तुओं का निर्यात करते हैं। मिस्र, इंडोनेशिया, मलाया, श्रीलंका, अफ्रीकन क्षेत्र में लैटिन अमेरिका आदि सभी तीसरी दुनिया के देश एक या दो वस्तुओं के निर्यात से ही अधिकांश विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। निर्यातों पर अधिक आश्रित होने के कारण और विदेशी बाजारों की स्थितियों में निर्यात नियम आदि से विभिन्न वस्तुओं की मांग में जब कभी उच्चावचन होते रहते हैं, जिसका प्रभाव इन देशों की अर्थव्यवस्था में होता है। प्राथमिक वस्तुओं की विदेशों में मांग कम हो जाने के कारण इन देशों में राष्ट्रीय आय तथा रोजगार पर प्रभाव पड़ता है। साथ ही सरकारी आय में भी अपेक्षाकृत परिवर्तन होते रहते हैं। तीसरा देखिए असंतुलित घटक। असंतुलित घटक कैसे कि उत्पादन में पूर्ण घटकों की गतिशीलता के कारण एक उद्योग से दूसरे उद्योग में सीमांत प्रतिफल समान होते हैं। गतिशील अर्थव्यवस्था में साधनों का अधिकतम उपभोग उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए मिल जाता है, परंतु अल्प विकसित देशों में उत्पादन के विभिन्न घटकों में अचलता देखी जाती है। उदाहरण, श्रमिक एक उद्योग से दूसरे उद्योग में नहीं जाना चाहते, यद्यपि वर्तमान में उनका उत्पादन कुछ नहीं है। जाति प्रथा, सामाजिक संस्थागत विचार, पूंजी गतिशीलता और विनियोग उद्योग को प्रभावित करते हैं। फिर बात प्रभावित करता है जनसंख्या। विकासशील देशों में सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है जनसंख्या। जनसंख्या वृद्धि दर विकसित देशों की अपेक्षा अत्यधिक है। जनसंख्या में कमी से ही वास्तविक आय में वृद्धि हो सकती है। जनसंख्या वृद्धि कई आर्थिक कठिनाइयों को उत्पन्न करती है और मेरा निजी अनुभव है कि प्रत्येक समस्या या प्रत्येक प्रॉब्लम्स की जो जड़ है वो आपकी केवल और केवल जनसंख्या है। फिर बात आती है अस्थिर राजनीतिक व्यवस्थाएं। तीसरे विश्व के देशों में लोकतंत्र अभी तक अस्थायित्व के दौर से गुजर रहा है। इन देशों में राजनीतिक प्रक्रियाएं संक्रमण के दौर होने के कारण संविधान में लोकतंत्र के आधार सुनिश्चित नहीं हो पाते। संविधानों में बार बार मौलिक संशोधन किए जाते हैं तथा एक मूल्य के स्थान पर दूसरा मूल्य आरोपित कर लिया जाता है। इन राज्यों का लोकतंत्र समाजवादी लोकतंत्र के नाम से पुकारा जाता है।
इस लोकतंत्र में राजनीतिक समाजों के मूल्य तो उदारवादी इस लोकतंत्र की अवधारणा की समान स्वतंत्रता, राजनीतिक समानता, सामाजिक व आर्थिक न्याय तथा लोक कल्याण की साधना से ही, परंतु साधनों की दृष्टि से समाजवादी लोकतंत्र साम्यवादी विचारधारा के समीप लगते हैं, क्योंकि इन राज्यों में साम्यवादी संरचनाओं व संस्थागत व्यवसायों के प्रति आस्था जो है वो बनती जाती है, वो मजबूत होती जाती है। फिर बात आती है करिश्माई नेतृत्व की। करिश्माई नेतृत्व की कैसे? इन देशों में जो कार्यपालिका है उनके अध्यक्ष करिश्माई व चमत्कारिक व्यक्तित्व वाले होते हैं, बड़बोले किस्म के होते हैं, बहुत बोलते हैं या लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, राष्ट्रवाद के नाम पर धोखा देते हैं, या ये कहें कि एक तरह से अपनी मनमर्जी चलाते हैं। ये राष्ट्रीय आंदोलनों के लंबे कालों में ऐसे देवतुल्य नेता जनमानस में समा जाते हैं। इस कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ऐसे नेताओं के कार्यपालिका अध्यक्ष बनने पर उनका आदर व असाधारण प्रतिभा का प्रतीक ही नहीं वरन राष्ट्र का पिता मान लिया जाता है। जोमो केन्याता, सुकार्नो, बोर्बिया, नासिर, नेहरू, एनफ्रूमा, इंदिरा, लुम्बुसा, शेख मुजिम इत्यादि अनेक कार्यपालिका अध्यक्ष ऐसे ही अद्वितीय व्यक्तित्व के कारण लंबी अवधि तक राजनीतिक व्यवस्थाओं पर छाए रहे। इन कार्यपालिका अध्यक्षों की शक्ति भी असीमित रहती है। बात करते हैं विधायिका का विघटन से। इन देशों में बहुत समाज या बहुल समाज परस्पर विरोधी व अधिकतर संघर्षशील शक्तियों के तनाव व खिंचाव से ग्रस्त रहते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में विधानमंडल ऐसी विषम परिस्थितियों के कारण संयोजनकारी भूमिका निभाने में सर्वथा असफल रहते हैं, अतः कार्यपालिका अध्यक्ष तानाशाह की स्थिति में रहते हैं। फिर बात आती है एक दल प्रणाली। इन देशों में प्रतियोगी दल प्रणाली आवश्यक सहिष्णुता के अभाव में अस्त व्यस्त होते होते एक दल पद्धति की परिस्थितियां उत्पन्न कर देती है। एक दल की स्थापना व उनका एकाधिकार कार्यपालिका की प्रवृत्ति में अंतर ला देता है। इस प्रकार के दल का केवल दिखावा ही रहता है। फिर आती है बात देखिए भ्रष्टाचार की। तीसरी दुनिया के देशों में भ्रष्टाचार की आम शिकायत है। जहां संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 90% कर वसूल लिए जाते हैं, वहां इन देशों में कर वसूली 50% से भी कम होती है। इन देशों में विकास कार्य सरकारी कोष पर निर्भर करता है और वंचना से प्रभावित होता है। राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी भ्रष्टाचार इन देशों में खूब फैला हुआ है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत व पाकिस्तान सहित दक्षिण एशिया क्षेत्र विश्व का भ्रष्टतम एवं निकृष्टतम पोलैरली प्रशासित क्षेत्र हैं। अकेले पाकिस्तान में प्रतिवर्ष 100 अरब रुपए से अधिक की राशि भ्रष्टाचार में लिप्त होती है, जो कि वहां के सकल घरेलू उत्पाद का 5% है। भारत के बारे में भी कई ऐसी टिप्पणियों के अनुसार मुंबई में एक भवन के निर्माण के लिए विभिन्न विभागों से कम 47 किस्म की स्वीकृतियां लेने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार एक लघु उद्यमी को प्रति माह 36 विभिन्न विभागीय इंस्पेक्टरों से होकर गुजरना पड़ता है। फिर बात आती है विलासितापूर्ण खर्चे की। तीसरी दुनिया के देशों में अभिजन वर्ग अनाप शनाप खर्च करता है। जो धन विकास के कार्य में खर्च होना चाहिए उसे राजनीतिक और प्रशासनिक अभिजन अपने भोग विलास के लिए खर्च करता है। फिर बात आती है सैन्य सामग्री पर खर्च करने की। देखिए सैन्य सामग्री पर खर्च, देखिए सेना और सैन्य सामग्री पर भी तीसरी दुनिया के देश काफ़ी धन खर्च करते हैं। 1964 से 1973 में विकासशील देशों ने 388 बिलियन डॉलर का सैनिक साज सामान खरीदा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की मार्च 2014 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग विश्व में 2009 से 2014 के बीच हथियारों के सबसे बड़े आयातक देश भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश है। संदर्भित अवधि में शस्त्रों के कुल निर्यात में 29% योगदान, अमेरिका का 27%, रूस का 7% योगदान और जर्मनी का 6% योगदान, 6% चीन का योगदान, 5% फ्रांस का योगदान रहा। तीसरी दुनिया के जो धन रोटी पर खर्च करना चाहिए उसे बंदूक पर खर्च कर रहा है।
संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किए गए अध्ययन में विकासशील देशों ने व्यापक निर्धनता, बेरोजगारी और आंशिक बेरोजगारी, आर्थिक वृद्धि की असंतोषजनक दर, काम की तलाश में गांवों से बड़ी संख्या में लोगों का शहरों की ओर पलायन के कारण विकास की असंगति नीति अपनाना, निरक्षरता, सरकार की उदासीनता, घटती हुई विदेशी सहायता तथा विश्व के विकसित देशों का असहयोगपूर्ण रवैया तथा व्यापार संबंधी बाधाएं बड़ी करना बताया गया। कई विकासशील देशों में बेरोजगारी की संख्या या उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण संख्या उन लोगों की है जो काम करते हैं, लेकिन उनकी आय इतनी कम है कि वे हमेशा गरीबी से नीचे रखते हैं। तीसरे विश्व के विकासशील देशों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां विकसित देशों की तुलना में नितांत भिन्न हैं। इन देशों में बेरोजगारी तथा आंशिक बेरोजगारी बहुत अधिक है। अधिकांश लोग गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन गुजारते हैं। नौकरी की तलाश में कृषि क्षेत्र से संबंधित लोगों की संख्या बराबर बढ़ती जा रही है। सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों की प्रधानता होती है, जिनमें रोजगार के अवसर में वृद्धि की संभावना बहुत कम होती है। इन देशों की जनसंख्या लगातार बहुत तेजी से बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय बहुत कम हो रही है और उनमें भी बहुत अधिक असमानता होती है। श्रमिक संघ बहुत छोटे और कमज़ोर होते हैं और वे राजनीतिक क्षेत्र की गतिविधियों से प्रभावित हैं। एक अध्ययन के अनुसार पिछले 20 वर्षों में तीसरी दुनिया को संपन्न देशों ने लगभग 235 अरब रुपए की आर्थिक सहायता दी है, पर इस काल में 3,800 अरब रुपए की फौजी सहायता दी। इस सहायता का नतीजा ये हुआ कि 1946 में रूस द्वारा हंगरी पर हमले को छोड़कर बाकी सभी युद्ध तीसरी दुनिया में हुए। ये युद्ध में 1,63,00,000 लोग हताहत हुए। यह संख्या द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए लोगों की आधी तो होगी ही। छात्रों, आज के अध्याय में यही तक चर्चा करेंगे। अन्य अध्याय